तो आते हैं अब रूल्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ डमीज। सबसे पहला देखिए, हमारा जो रूल है, सारे रूल का मकसद एक ही है कि मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ डमीज प्रोवाइड कराया जाए और उसमें हमारा काम हो जाए। अब उसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहला और दूसरा रूल तो वाइस वर्सा रूल है। रूल वन क्या है? रूल वन ये कहता है कि इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड, इट कैन बी एलिमिनेटेड। एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये है एक आपका ये एक्टिविटी और ये वन, यहाँ से डमी आया, ये थ्री, ये एक्टिविटी डी, और फिर ये सी है, फिर ऐसे टू बी, और ये हो गया ई। लॉजिकल इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है हमें? जैसे ये कह रहा है कि जो एक्टिविटी ए है और जो एक्टिविटी सी है, जब ये दोनों कंप्लीट होते हैं तो हमारा एक्टिविटी डी फिर होता है उसके बाद। और वैसे ही यहाँ पे ये एक्टिविटी सी है और एक्टिविटी बी है, जब ये दोनों कंप्लीट होते हैं तो भी एक्टिविटी डी होता है। तो अब हमें इसमें देखना है कि मैंने क्या बोला, इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड। कमिंग आउट मतलब कि जैसे इसमें से इस नोड से देखिए, इस नोड से तो एक ये डमी निकल रहा है, एक ये एक्टिविटी निकल रहा है। इस नोड से देखिए वन से, तो यहाँ से तो सिर्फ भाई एक ही निकल रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे वन से। इसको एलिमिनेट कर दो, मतलब ये यहाँ हटा दो, तो कैसा बन जाएगा ये थ्री डी सी डमी टू बी ई। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर वन हो गया कि डमी अगर इज द ओनली एक्टिविटी कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड, इट कैन बी एलिमिनेटेड। कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड, रूल टू भी ऐसा ही हुबहू है। रूल टू कहता है कि इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी कमिंग आउट की जगह कमिंग इन हो जाएगा, कमिंग ऑन अ नोड, तो उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसका ले सकते हैं आप, ये दिख रहा है, वन एक्टिविटी ए है, थ्री है, डी है, फोर। देखिए एक्टिविटी ए अगर कंप्लीट होगा तभी एक्टिविटी डी स्टार्ट होगा, ये कहता है। अब एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा तभी ई स्टार्ट होगा, एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा तभी एफ स्टार्ट होगा, और ये भी कोई एक्टिविटी है मान लीजिए जी, इसको सी मान लेते हैं। तो और यहाँ पे एक एक्टिविटी बी भी है, तो इसको सी मान लेते हैं। तो एक्टिविटी ए और बी कंप्लीट होगा तो डी कंप्लीट होगा, एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा तो ई कंप्लीट होगा, एक्टिविटी ए और सी कंप्लीट होगा तो एफ कंप्लीट होगा। सिंपल। अब इसमें हमें देखना है कि इफ डमी इज द ओनली एक्टिविटी एंटरिंग इनटू अ नोड। कमिंग आउट वाला तो एग्जांपल हो गया, अगर सिर्फ उससे निकल रहा है तो उसको अगर एंटरिंग, देखते हैं भाई, इसमें तो डमी और ये आ रहा है नहीं, और इसमें डमी और ये आ रहा है नहीं, इसमें सिर्फ डमी आ रहा है एंटरिंग इनटू अ नोड, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, मतलब वन और टू मर्ज कर दो भाई, समझ रहे हो? तो कैसे होगा ये? देखो इसका अलग पेज में आता है, ये हो जाएगा थ्री, ये टू, ये डी, ये ए, ये तो बी, लॉजिक लॉजिक हमारा सेम बन रहा है। लॉजिक क्या था? ए भी कंप्लीट होगा तभी डी होगा,
ठीक है, तो ए भी कंप्लीट होगा तब ए डी होगा। और एक लॉजिक ये था कि ए सी कंप्लीट होगा, ए सी कंप्लीट होगा तब ई एफ होगा, और ए कंप्लीट होने के बाद तो ई होगा ही। तो ये लॉजिक सेम रहा। हमने क्या किया, हमने जो है 1 2 वाला जो है उसको एलिमिनेट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम हो गया। तो ये रूल नंबर 1 है। अब आते हैं रूल 3 पे। रूल 3 थोड़ा टेढ़ा सा है, इसको बताता हूँ। जैसे 1 3 एफ ए 2 लॉजिक क्या है? लॉजिक इसमें ये है कि ए और सी कंप्लीट होता है तो ई होगा, हाँ। और ए और ये जो एफ एंड जी है डिपेंड्स ऑन ए एंड बी, ये बी है, तो ए और बी कंप्लीट होगा तो एफ होगा। जी भी वैसे ही है, ठीक है। जी भी तो ऐसे ही है कि ए और बी कंप्लीट होगा तो ही होगा, जैसे ये वाला आ रहा है ए और ये बी, तभी जी होगा। अब आगे एच का लॉजिक क्या है? एच का लॉजिक है ए बी और डी कंप्लीट होगा तो एच होगा। तो हमने क्या देखा कि हेयर बोथ एफ एंड जी डिपेंड ऑन ए एंड बी। तो 3 और 4 को मर्ज कर दो। मर्ज कर दो मतलब कि जब ये दोनों ही एफ एंड जी डिपेंड कर रहे हैं ए एंड बी पे, तो इन दोनों को मर्ज ही कर दो। मर्ज करने के बाद कैसा बनेगा? मर्ज करने के बाद ये बन जाएगा ए 1 4 6 4 से एफ निकलेगा और ये जी निकलेगा, क्योंकि हमने मर्ज कर दिया। अब भी लॉजिक वही बन रहा है कि जब और ए और सी कंप्लीट होगा, सी कंप्लीट होगा तो ई निकलेगा, ठीक। और जब ए और बी कंप्लीट होगा तो एफ निकलेगा, और ए और बी कंप्लीट होगा तो जी निकलेगा, और ए और बी और डी निकलेगा कंप्लीट होगा तो एच होगा। बी और डी तो एच होगा। तो ये रूल नंबर 3 है कि जब कॉमन डिपेंडेंसीज हो तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। मर्ज कर दिया हमने ये। रूल 5 पे आ जाते हैं। रूल 5 कहता है कि रिडंडेंट डमी क्या होता है? रिडंडेंट डमी मतलब रूल 5 रिडंडेंट डमी के बारे में बताता है। अगर रिडंडेंसी दिख रही है आपको, रिडंडेंट डमी, तो डमी हटाया जा सकता है। जैसे ये 1 है, ये एक्टिविटी ए है, फिर 2 है, फिर एक्टिविटी बी है, और फिर 4 है, और ये एक्टिविटी सी है, और ये 3 है, और ये एक्टिविटी ई है, और ये 5 है, और एक्टिविटी एफ है, और ये 6 है, तो और ये डी है। अब यहाँ पे एक डमी लगा दो भाई, लगा दो। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ये डमी क्या बता रहा है, लॉजिक क्या दे रहा है, देखते हैं। डमी कह रहा है कि अगर ए बी डी कंप्लीट होगा तब एफ होगा, अगर ए सी ई कंप्लीट होगा तो एफ होगा। हमें बोल रहा है कि एफ ए पे भी डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली तो है ही ना एफ डिपेंडेंट ऑन ए। अगर देखा जाए कि ये जो एफ है ये ई पे डिपेंड कर रहा है, ई सी पे डिपेंड कर रहा है, सी ए पे डिपेंड कर रहा है, एफ डी पे डिपेंड कर रहा है, डी बी पे डिपेंड कर रहा है, और ये ए पे डिपेंड कर रहा है। तो
फ़ायदा क्या है इसको यहाँ लगाने का? जब ये डिपेंड कर ही रहा है ए पे, किसी इस तरह से और इस तरफ से, दोनों तरफ से, तो फिर फ़ायदा क्या है इसको यहाँ डमी लगाने का? तो इसको रिडंडेंट डमी कहते हैं। डमी 2 से 5 इज अ रिडंडेंट डमी विच कैन बी एलिमिनेटेड। दिस कैन बी एलिमिनेटेड। अब आते हैं नेटवर्क रूल्स पे। नेटवर्क रूल्स, there must be a single initial node and final node in the network diagram. सिंगल इनिशियल नोड मतलब जो पहला नोड है वो सिंगल होना चाहिए और फाइनल नोड वो भी सिंगल होना चाहिए। जैसे इसमें ये फाइनल नोड है ये, और ये जो इनिशियल नोड है, ये दोनों सिंगल है। एंड इवेंट कांट ऑकर अनलेस एंड अनटिल ऑल द प्रोसीडिंग एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। मतलब ये ए कंप्लीट होगा तभी बी होगा, बिना ए के कंप्लीट हुए बी नहीं हो सकता। ये सॉरी, इवेंट मतलब होता है ये जो नोड्स हैं 1 2 4, तो ये 2 नोड तभी आएगा एंड इवेंट कांट ऑकर अनलेस until दिस एक्टिविटी इज completed. सेम likewise, एंड एक्टिविटी बी कांट ऑकर अनलेस until ए इज completed. तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। एंड एक्टिविटी कांट ऑकर ट्वाइस, अदरवाइज एक ही एक्टिविटी दो बार नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है। इसमें हुआ था an activity can't occur twice. नहीं ये रहा, ये जो था, ये एक्टिविटी यहाँ भी हो रहा है, एक एक्टिविटी यहाँ भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, डमी लगाएंगे वहाँ पे। नंबर ऑफ एक्टिविटीज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एरोज। जितने एरोज हैं उतने नंबर ऑफ एक्टिविटीज होगा। लॉजिक ऑफ नेटवर्क शुड बी मेंटेन्ड, लॉजिक शुड नॉट बी चेंज्ड। all constraint oblique restraint and interdependencies should be shown properly by the use of appropriate number of dummies. कहीं भी वर्ड रिस्ट्रेंट लिख के आया हो, रिस्ट्रेंट मतलब डमी होता है, रिस्ट्रेंट डमी, जहाँ जहाँ भी रिस्ट्रेंट हो वहाँ वहाँ प्रॉपर डमी लगा के इंटरडिपेंडेंसी शो करेंगे। द फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम भी होता है, एट मोस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बैकवर्ड नहीं होता कभी। कभी इस तरह से एरो नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा एरो ऐसे जाएगा या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। It signifies the direction of arrow should be from left to right and at most it can be vertically upward or downward, but arrow can't be backward. Curved arrow is not allowed, curved arrow is not allowed. हमेशा arrow या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। Curved arrow is not allowed. Crossing of activities also not allowed. क्रॉसिंग की जगह ब्रिजिंग करते हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। हमेशा इसको ऐसे इस तरह से होगा, ब्रिजिंग की है। नंबरिंग ऑफ इवेंट्स, नंबरिंग ऑफ इवेंट्स जो होता है फुलकर्सन रूल पे चलता है। सक्सीडिंग का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, द नंबर ऑफ सक्सीडिंग इवेंट शुड बी हायर देन द प्रीसीडिंग इवेंट। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये है तो सक्सीडिंग इवेंट है, ये जो फॉलो कर रहा है इसको ए को, तो इसका नंबर ज़्यादा होगा इससे। वैसे ही इधर ये इसको फॉलो कर रहा है तो इसका नंबर ज़्यादा होगा, ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये इससे ज़्यादा होगा, ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये भी इससे ज़्यादा होगा, और ये दोनों ये इसको भी फॉलो कर रहा है तो इससे भी ज़्यादा होगा ये। अब ऐसे ही सेम लाइकवाइज यहाँ ये इन सबसे सबको फॉलो कर रहा है तो ये इन सारों से ज़्यादा ये होगा। सक्सीडिंग का नंबर ज़्यादा होना चाहिए। द नंबर ऑफ सक्सीडिंग इवेंट should be higher than the preceding event. In bigger networks where extensive modifications are frequently required to be made, then क्या करते हैं कि then remembering can be avoided by then numbering can be avoided by the numbering the events in the multiple of 10, that is 10 20 30 etc. इसका मतलब ये है कि जैसे कोई नेटवर्क है 1 2 3 4 6 अब
हमें जो है ये नहीं था पहले, ये अब इसमें कोई बीच में जैसे कोई भी हम लोग को इवेंट डालना है बीच में ये है जैसे, ठीक है, तो ये मान लेते हैं, तो बीच में कोई इवेंट डालना है, कोई भी इवेंट डालना है अचानक से, बिगर बिगर नेटवर्क जो होते हैं जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाती है, इन फ्यूचर इफ एन इवेंट इज एडेड लेटर इट कैन बी असाइंड बिटवीन, तो उसको असाइन करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे इन सबको 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70, और इसके 30 और ये क्या है 60 है, 30 और 60 के बीच में जो भी नंबर होगा जो इनमें से किसी में ना हो वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जैसे 35 डाल देंगे, 45 डाल सकते हैं, ऐसा होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबरिंग इज कॉल्ड स्किप नंबरिंग, इज कॉल्ड स्किप नंबरिंग। एरर्स इन नेटवर्क्स, एरर्स क्या है, तो अब आते हैं एरर्स इन नेटवर्क पे। एरर्स कई तरह के होते हैं, जैसे एक साइक्लिक नेटवर्क होता है, तो ये नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते होते वहीं पे आ गया, नॉट अलाउड। डैंगलिंग नेटवर्क मतलब दो दो आउटपुट, नॉट अलाउड, एक ही सिंगल आउटपुट नोड में आएगा, स्टार्टिंग में भी एक ही से स्टार्ट होगा। अब कुछ क्वेश्चन कहा जाते हैं, जैसे सिविल सर्विस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये नेटवर्क था हमारे पास, ए बी कंप्लीट होता है, फिर उसका सी होता है, बी और जेड, वाई कंप्लीट होने पे जेड होता है कंप्लीट, वाई एक्स के बाद कंप्लीट होता है, पी के बाद क्यू कंप्लीट होता है, और ये बताता है क्या, आर बताता है वाई क्यू और बी, ये तीनों कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ये था कि जेड डिपेंड्स ऑन बी एंड वाई, आर डिपेंड्स ऑन वाई एंड क्यू ओनली, जस्टिफाई इट इफ इट इज रॉन्ग। तो जेड डिपेंड्स ऑन बी एंड वाई, that is perfectly fine. R depends on Q, R depends on Y, and R also depends on B. Only तो नहीं होगा, तो उसको अगर फर्दर से रेक्टिफाई करना हो, रेक्टिफाई करने के लिए ए बी सी ये दोनों मर्ज करती यहाँ से एक नया डमी निकाला, वो जेड की ओर गया, आर एंड वाई। अब देखिए यहाँ पे जो है आर जो निकल रहा है वो इट्स जस्ट डिपेंडेंट ऑन वाई एंड क्यू, आर वाई और क्यू पे डिपेंडेंट है, ना कि अब ये किसी भी तरह से बी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है जैसे इधर हो रहा था, इसमें आर वाई क्यू और बी पे डिपेंडेंट हो जा रहा था। तो लॉजिक मेंटेन रहा, ऐसे रेक्टिफाई करके बताना पड़ेगा। और कुछ मतलब है, कुछ टर्म्स के मतलब है वो लिख लीजिए, जैसे कि फॉलोज मतलब होता है, फॉलोज मतलब कि उसके बाद में, या सक्सेसर, कभी सक्सेसर लिखा हो या फॉलोज लिखा हो, जैसे डी फॉलोज ए, तो डी बाद में आएगी, या डी इज अ सक्सेसर फॉर ए, तो डी बाद में आया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी हमेशा याद रखना है कि कोई भी दो एक्टिविटी का सेम स्टार्टिंग और एंडिंग नोड नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा लिखा है कि एफ एंड एल फॉलो के एंड बी, तो इसका मतलब है कि एफ भी फॉलो कर रहा है के एंड बी को, और एल भी फॉलो कर रहा है के एंड बी को। इवेंट जो होते हैं वो ये नोड्स होते हैं, ये गोले होते हैं जो बनाए। और रिस्ट्रेंट जहाँ लिखा होता है उसका मतलब होता है डमी, रिस्ट्रेंट का मतलब डमी है। मैंने रिस्ट्रेंट के बारे में कुछ बताया था। ऑल कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रेंट इंटरडिपेंडेंसीज शुड बी शोन प्रॉपरली बाय द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डमीज। ठीक है, ये ये डमी के बारे में हो गया। थैंक यू।